सभी दर्शकों को जोहार, जय मूल्यवासी। जय मूल्यवासी। तो आज हम लोगों के बीच में माननीय रूप नारायण एक्का साहब हैं, जो कि रायगढ़ लोकसभा से एक प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। तो सबसे पहले अभी जो राजनीति चल रही है, यानी कांग्रेस बीजेपी की राजनीति पूरे यानी 70-75 साल तक ये लगातार रनिंग में है जी, और ये आने वाले समय में भी होने वाली है। लेकिन आप उनको फाइट करने के लिए आप एज ए प्रत्याशी के रूप में आपने रायगढ़ लोकसभा सीट से फॉर्म भरा है, नामांकन किया है जी। तो सर इस बार के कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं? हमारी पार्टी के जो मुद्दे हैं ना सर, संविधान के अंदर में जितना भी अधिकार मिले हुए हैं और मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, ये तमाम अधिकारों को नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान रूप से अक्षरशः लागू करना, ये हमारा मुद्दा है। और हमारी जो घोषणा पत्र है उसमें 40 मुद्दे लगाए हुए हैं। लेकिन हमारी पूरी प्लानिंग है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा और उस संविधान में हमारे तमाम नागरिकों के लिए जो उन्होंने अधिकार दिए, हक अधिकार दिए, तो वो अभी भी कांग्रेस और भाजपा ने अमल में नहीं ला पाया, तो हम तमाम चीज़ों को अमल में लाएंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो अभी जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति में हम लोग देखते हैं कि जैसे फर्स्ट फेज का चुनाव गुजर गया, सेकंड फेज का चुनाव गुजर गया, थर्ड फेज का चुनाव गुजर गया, तो ये लगातार जो फेज बाय फेज हम लोगों का चुनाव होते जा रहे हैं जी। और शुरू में जैसा कि माननीय नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, यानी भूतपूर्व प्रधानमंत्री जिसको बोलें, तो उनके द्वारा लगातार यानी सभा संबोधन किया जा रहा था। उस समय उन्होंने कहा अब की बार 400 पार। तो क्या इस बार 400 पार होने वाली है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि जनता का जो रुझान आप देखेंगे है ना, तो जगह जगह आप देखेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कूटा जा रहा है, मारा जा रहा है ना। बहुत सारे जगह के सभाओं में आप देखेंगे कुर्सियां खाली पड़ रही है ना। तो उन लोग बहुत सारे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से समझ में आ रहा है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में सिर्फ जुमलेबाजी किया, अखबार उसको बहुत बड़ा नेता बताया, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बताया। लेकिन अब आप खुद भी 10 साल में उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे तो आप ये पाएंगे काम 0/0 है। उन्होंने बोला था किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, हकीकत में देखो 10 सालों में किसानों की हालत बद से बदतर हो गया। युवाओं के लिए बोला था 3 करोड़ से ऊपर का रोजगार हर साल लाएंगे। उन्होंने रेलवे को निजीकरण के साथ पूरा बेच मारा, BSNL को पूरा बेच दिया। तो वो असल में देखा जाए रियलिटी में जो है, तो उनका काम 0/0 है। और मैं तमाम हमारे रायगढ़ के जो लोकसभा के हमारे जितने भी जो नागरिक हैं, जनता हैं, वोटर्स हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम आप ऐसे नेता को तो मत चुनिए जो आपका सत्यानाश करने में तुला हुआ हो। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, जैसा कि ये जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार को अभी पूंजीपतियों की सरकार ऐसा कहा जा रहा है। तो वास्तविक जो मुद्दा है या जो बात है वो क्या है सर? या सही में ये पूंजीपति? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुनील जी, ये पूंजीपतियों की सरकार है। देखिए अभी आपको एक आंकड़ा बताऊंगा, उस आंकड़ा के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा मामला। अभी देखिए कि 80 करोड़ की जो जनता है वो भूखमरी के कगार पे चली गई, पहुंचा दिया गया। और इस भूखमरी के कगार में पहुंची हुई 80 करोड़ की जो भारत है, 80 करोड़ भूखमरी की जो जनता है, 140 करोड़ की संख्या है, लेकिन जो 80 करोड़ लोगों को भूखमरी के कगार पे पहुंचा दिया गया, उसी 80 करोड़ के भूखमरी की जनता की जो भारत है, वहाँ पे अडानी, अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन लोग को पूरे विश्व के टॉप अमीरों की श्रेणी में आ रहे हैं। यानी कि ऐसा दिखाया जा रहा है अखबार में कि भारत की GDP ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP वो ग्रोथ कर रही है, ऐसा दिखाया जा रहा है न्यूज़पेपर के माध्यम से, जिसको गोदी मीडिया बोला जाता है। अखबार में, टीवी में ये दिखाया जा रहा है। हकीकत में क्या है कि 80 करोड़ लोगों की जो आमदनी है इतना डाउन हो गया है कि वो भुखमरी के कगार पे पहुंच गए, है ना। जो वर्ल्ड की जो हंगर इंडेक्स है, आप उसमें आप देखेंगे तो भारत का जो आंकड़ा है बिल्कुल शर्म से पूरा मर जाने वाला आंकड़ा ये नरेंद्र मोदी लेके आए हुए हैं। तो GDP क्या होता है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर देश की GDP बढ़ रही है तो प्रति आय आमदनी भी बढ़ती है। यहाँ पे प्रति आय आमदनी डाउन हो गया, व्यक्ति जो आय है वो बढ़ती है। GDP अगर ग्रोथ होता है, न्यूज़पेपर में क्या बोला जाता है, ग्रोथ हो रहा है, और हकीकत में क्या है 80 करोड़ लोग नीचे चले गए, गरीबी रेखा से नीचे चले गए। तो ये आंकड़ा आप लोगों को समझने के लिए बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है, बहुत बड़ा संकेत है कि ये जो नरेंद्र मोदी है, ये जो कांग्रेस की जो पार्टी है और भाजपा की पार्टी है, ये आप नागरिकों के साथ में ठगी का करने काम किया जा रहा है, ठगी करने का काम किया जा रहा है। अभी भी वक्त है, समझ जाइए। तो यानी यहाँ पर एक चीज़ और सामने जो खुल करके सामने आ रही है जी, अभी जो बीजेपी की सरकार है, उसके द्वारा ED लगा करके, CBI लगा करके, यानी लोगों को
जो ऑफिस है या घर हैं उन पर वो छापा लगवाते हैं और वहाँ पर जो जितने भी ब्लैक मनी होते हैं उस ब्लैक मनी को बीजेपी को डोनेशन जब किया जाता है तो वो जो ब्लैक मनी हो सफ़ेद हो जाता है। तो ये जो पूरा मामला है ये हम लोगों का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उसको यानी बीजेपी को दिया जा रहा है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ जो इलेक्टोरल जो बॉन्ड है ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है और तमाम उद्योगपतियों को है ना और समस्त जो आपका जो संस्था है उसमें दबाव बना के ईडी लगा के उसके ऊपर दबाव डाल के उनके माध्यम से ज़बरदस्ती पैसा निकाला गया जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम दिया गया है। और बीजेपी ये पूरे के पूरे पैसे को इस चुनाव में वो खर्च कर रही है और वो चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपये इकट्ठा करने का काम किया है। और ये तमाम नागरिकों को इस बात को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो घोटालाबाज सरकार है, वो आपको बर्बाद करने के लिए ऐसा काम कर रही है। आपको सचेत होने की ज़रूरत है, इस बात में भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो अभी वर्तमान का जो राजनीति है दूसरी तरफ कांग्रेस है इंडिया गठबंधन के रूप में अभी सामने उभरी हुई है जी। तो इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं अभी राहुल गांधी कर रहे हैं और उसके साथ में बहुत सारी पार्टियां हैं। तो वो यानी जब वो इंडिया गठबंधन में आई तो उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, फिर उसके बाद में आदिवासियों को उनका खोया हुआ जो अधिकार है उसको देंगे जी, उसके बाद में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दों को वो हाईलाइट कर रही है। तो कैसे देखते हैं कि वो सारे मुद्दे यानी राहुल गांधी की अगुवाई में जो अभी इंडिया गठबंधन की जो सरकार मान लिया जो बनती है तो क्या लगता है आपको कि वो यानी वो पूरा का पूरा अधिकार हम लोगों को मिलेगा? राहुल गांधी इसके बयान में मैं पूरे नागरिकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ 1992 में कांग्रेस के द्वारा निजीकरण का कानून लाया गया। निजीकरण के तहत समस्त जो सरकारी उपक्रम है उसको प्राइवेटाइजेशन में तब्दील कर दिया। तो प्राइवेटाइजेशन में जब तब्दील कर दिया तो नौकरी कहाँ से उत्पादन करेगा, नौकरी वैकेंसी कहाँ से निकलेगा? ये कांग्रेस ने तो निजीकरण में इसको तब्दील किया है ना। अभी जैसे कांग्रेस ने निजीकरण का कानून बनाया, उसके बाद में जो भाजपा आई सरकार में तो उन्होंने रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट को उन्होंने बेच दिया, BSNL को बेच दिया, सरकारी हर उपक्रम को तो उन्होंने बेच दिया जिससे सरकारी नौकरी का वैकेंसी निकाला जाता था। तो अभी अभी जो राहुल गांधी है क्या वो अपने घर से लोगों के लिए वैकेंसी निकाल के देंगे क्या? तो इस संदर्भ में नौकरी के संदर्भ में राहुल गांधी सरासर आप लोगों को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहा है, वो धोखा दे रहा है। और एक घटना बता रहा हूँ, इनके जो पुरखे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे भारत के, उस समय में उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री लोगों को चिट्ठी लिखा था और वो चिट्ठी भारत मुक्ति मोर्चा जो सामाजिक संगठन है हमारे संगठन के पास में वो लेटर को सबूत के रूप में रखा गया है। उस चिट्ठी में पंडित जवाहरलाल नेहरू एकदम स्पष्ट लिखा था, तमाम मुख्यमंत्री प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा था कि संविधान में मिले जितने भी अधिकार हैं और मौलिक अधिकार हैं उसमें कभी भी अमल ना किया जाए। इसका सशक्तिपूर्ण चिट्ठी लिखा गया है और इसका जो सबूत है वो हमारे संगठन के पास में है। किन्हीं साथी को वो चिट्ठी चाहिए तो आप लोग सोशल मीडिया में नीचे कमेंट कीजिएगा, हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। मोबाइल नंबर छोड़िएगा कमेंट करने के बाद में। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर कि जैसे हम लोगों का जो छत्तीसगढ़ है वो शेड्यूल 5 एरिया में लगभग आते हैं। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो शेड्यूल 5 एरिया में आते हैं और शेड्यूल 5 एरिया में बहुत सारे जो माइनिंग है वो बहुत सारे माइनिंग के जो प्रोजेक्ट हैं वो यानी पूंजीपतियों को दे दिया गया है। तो जब पूंजीपतियों को ये अगर दे दिया जाए तो वहाँ पर जितने भी माइनिंग हैं यानी धातुएं हैं वो धातु वहाँ से तो खत्म हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए लगातार यानी हमारे जो आदिवासी लोग हैं वो लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। तो उनको सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस बीजेपी क्या रणनीति बना रही है? कांग्रेस और बीजेपी सपोर्ट करने की कोई रणनीति नहीं बना रही है, बल्कि उनके पूरे शेड्यूल 5 इलाके को बर्बाद करने के लिए पूरा काम पे लगी हुई है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जसपुर से ज़्यादा दूर नहीं है कोरबा। आप कोरबा में जाएंगे तो वो आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन वहाँ पे जो कोल माइंस है, वहाँ पे जो बहुत सारे जो वहाँ पे उद्योग खुले तो बाहर से आउटसोर्सिंग के माध्यम से जनरल लोगों को लाया गया। और अभी आप देखेंगे जो 5th शेड्यूल इलाका जो कोरबा है वो पूरा का लोकसभा वहाँ पे जो सीट जो चुनाव लड़ रहा है वो जनरल सीट हो गया। तो कांग्रेस और भाजपा हमारे शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए ना 1950 में काम किया, ना 1952 से लेकर 2024 तक काम किया,
कभी काम नहीं किया और आने वाले समय में भी 200% गारंटी है कभी काम ही नहीं करेगा। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा सर, ये जो कांग्रेस और भाजपा है, ये ब्राह्मणों के भलाई करने के लिए पार्टी बनाया गया है, कि ST SC OBC के भलाई करने के लिए पार्टी नहीं बनाया गया है। और इस बात से हमारे समस्त नागरिकों को, 100 करोड़ मूल निवासियों को तो ये बात पता होना चाहिए और इसके जितने भी जो फंदे हैं उससे बाहर निकल जाना चाहिए। अभी भी वक्त है, ज़्यादा समय नहीं खराब हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि वो ब्राह्मणों को मजबूत करने के लिए पार्टियां बनी। हाँ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ब्राह्मणों के लिए काम करते हैं, हमारे लोगों के लिए ST SC OBC के लिए काम नहीं करती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस है, हाँ, वो लगातार हम लोगों का यानी जाति आधारित जनगणना का बात कर रहा है, रोजगार का बात कर रहा है, हाँ, और बहुत सारे ऐसे वो हैं उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। मैनिफेस्टो में तो ये भी लिखा हुआ है कि किसानों के लिए MSP का कानून बनाया जाएगा। हाँ, बनाया जाएगा। आपको तो पता है कि पिछले समय पे जब MSP के किसानों के विरोध में जो कानून बन गया था, है ना, किसानों के विरोध में कानून बन गया था, पूरे देश भर के किसान वहाँ पे विरोध कर रहे थे, सड़कों में आंदोलन कर रहे थे। तो आपको जान के हैरानी होगी कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उस दरमियान में वो पूरे अपने सांसद लोगों को संसद भवन से बाहर निकाल के ले गई और भाजपा को मौन समर्थन दिया और किसानों के विरोध में कानून बन गया था। और वही सरकार अभी अपने मैनिफेस्टो में लिख रही है कि हम किसानों के लिए MSP का कानून बनाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप उसी समय संसद भवन में विरोध करते भाजपा का और कानून नहीं बनने दिए होते किसानों के विरोध में और MSP के कानून अगर लागू कर दिए होते तो आपको ये मैनिफेस्टो में आज करने की क्या ज़रूरत थी। तो मेरा कहना ये है कि जो 6 महीना पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले वो नहीं दिया, वो चीज़ को आज क्यों देगा वो। तो इसको नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह है, इसको चुनावी जुमला बोलता है कि जुमला है। ये जो जुमले हैं इसको निभाने के लिए नहीं बनाए, ये बोलने के लिए बोले जाते हैं, ये निभाने के लिए नहीं बोले जाते हैं। इसी तर्ज पे राहुल गांधी के जो तमाम बुनियाद है वो बेकार है। अभी जैसे एक दूसरा और उदाहरण है मैनिफेस्टो में कि महिलाओं को 1 लाख रुपये मिलेगा। तो मैं हमारे मूल निवासी जो 100 करोड़ वोटर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पैसे हैं पेड़ में तो उगते नहीं हैं। ये अगर आपको 1 लाख रुपये देने की बात बोल रहे हैं तो उसकी भरपाई कहाँ से करेगा। आपका ज़मीन लूटा जाएगा, खनिज संपदा को फिर निकाला जाएगा। भाई इसको हम लोग गाँव देहात के आदमी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे मछली को पकड़ने के लिए पहले वो चारा दिया जाता है, तो मछली को खुशी लगता है कि भाई मुझे मिल रहा है, मुझे खाने को मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर में जो बंसी रहता है उसका जान ले लेता है। तो ये जो 1 लाख रुपये है ना, वो बंसी वाला चारा है। हमारे मूल निवासियों को वोट लेने के लिए बोला जा रहा है कि हम आपके लिए 1 लाख रुपये देंगे, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि 1 लाख रुपया की भरपाई कैसे किया जाएगा। सरकार के पास में कोई पेड़ तो नहीं है ना पैसे का कि पेड़ लगा लिया 8-10 ठो, उसके बाद में धान तोड़ना शुरू कर दिए। वो पैसा कहाँ रेवेन्यू जनरेट करेगा? खनिज संपदा से। यानी कि राहुल गांधी के तमाम जो वादे हैं, कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो हैं, वो आदिवासियों का फिर पांट लेने वाला काम है। फिर जान लेगा वो, क्योंकि हम लोग कारण और परिणाम के सिद्धांतों को तुलना करने के बाद में बातों को रखते हैं। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा सर, हाँ, कि अभी वर्तमान में यानी दूसरा फेज चुनाव, यानी दूसरा फेज का जो इलेक्शन है वो कंप्लीट होने के बाद में यानी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उसका जो बयान है वो चेंज हो गए और उसके बाद में वो मंगलसूत्र पे उतर गए, हिंदू मुस्लिम पे उतर गए। तो वहाँ पर जब हिंदू मुस्लिम के जो मुद्दे हैं वो लगातार नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो यानी छत्तीसगढ़ में ये भी देखा जा रहा है कि जो चुनावी जो अभी चल रहा है मसला, उस मसले में ये देखा जा रहा है कि जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं वे क्रिश्चियन लोगों के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन से प्रतिनिधि? कौन से प्रतिनिधि? यानी जो गांव-गांव में जो उनके नहीं, सामाजिक प्रतिनिधि, राजनीतिक प्रतिनिधि, धार्मिक प्रतिनिधि। अच्छा, हाँ, धार्मिक प्रतिनिधि। हाँ। धार्मिक प्रतिनिधि के द्वारा ये देखा जा रहा है कि धार्मिक प्रतिनिधि जो हैं वे जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उनको वो कांग्रेस को वोट करने के लिए कह रहे हैं। और यानी जो बीजेपी का वो है नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी वो हिंदुओं को मैनिपुलेट करने के लिए वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर एक टाइप का देखा जाए तो यहाँ पर ध्रुवीकरण होता हुआ। हाँ, धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है यहाँ पे। हाँ। तो इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? मैं इसके संबंध में कहना चाहता हूँ कि देखिए, संविधान ने आपको पहचान दिया है 801 जो आदिवासी हैं, आप लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान दिया है, और जो अनुसूचित जाति के 1800 जाति हैं और 3643 जाति हैं, है ना, ये OBC का दिया गया है। तो संविधान ने आपको संवैधानिक पहचान दिया है। इस संवैधानिक पहचान के वजह से आपको हक मिला है, अधिकार मिला है, तमाम तरह के नौकरी, पैसा, ये सब मिला हुआ है।
लेकिन ये जो कांग्रेस है और ये जो भाजपा है, ज़बरदस्ती आपके ऊपर में धार्मिक पहचान थोप रही है कि तुम हिंदू हो, तुम ईसाई हो, तुम हिंदू हो तो भाजपा को वोट दो, तुम ईसाई हो तो कांग्रेस को वोट दो। ये जो पहचान है ये आपका ध्रुवीकरण करके जो कांग्रेस है और भाजपा है इसको वोट डालने का एक ज़बरदस्ती षड्यंत्र है। तो ये आपस में लड़ाने का मुद्दा भी हो सकता है। आपस में लड़ाने का मुद्दा है और कांग्रेस और भाजपा की आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आपको धर्म के नाम पे कभी भी नौकरी नहीं मिला, धर्म के नाम पे कभी भी किसी तरह का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिला, तो आप लोग अपनी धार्मिक पहचान को पकड़ के चलने का क्या ज़रूरत है। आप सीधा सी बात है, अपनी आप संवैधानिक पहचान के साथ में आगे बढ़िए, समीक्षा कीजिए कि ये जो कांग्रेस ये जो कांग्रेस और ये जो भाजपा है ये पिछले 75 सालों में, ये 74 सालों में हमारे लिए क्या किया। आप उस तरह पे आप अगर निर्णय लेंगे तो आप अपने पीढ़ी के लिए हक और अधिकार बचा पाएंगे। और अगर आप धार्मिक पहचान के साथ में अगर मैनिपुलेट होंगे, जो क्रिश्चियन है वो कांग्रेस को वोट देगा, जो हिंदू है भाजपा को वोट देगा। मैं बता रहा हूँ, लोकतंत्र को और चुनाव व्यवस्था को सत्यानाश करने का इससे बेहतर कोई दूसरा साधन हो ही नहीं सकता, अगर धार्मिक भावना में बहक के अगर वोट दिया जाए तो अभी मैं लगातार आप लोगों से आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ और चर्चा करने के दौरान हम लोगों को बहुत सारा चीज़ रियलाइज हो रहा है। हाँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, अभी वर्तमान में यानी संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये जो मुद्दा है वो लगातार अभी उठाए जा रहे हैं। हाँ। और ये अभी चरम पर है। हाँ। तो यानी एज ए प्रत्याशी आप यानी बहुजन मुक्ति पार्टी से समर्थित प्रत्याशी हैं जी, तो यानी ये जो मुद्दा है वो मुद्दे कैसे वो होंगे उसको आप थोड़ा सा बताइए। हमारी जो पहचान है वो संवैधानिक मुद्दों पे काम करने के वजह से बना हुआ है। बाकी जितने भी जो प्रत्याशी आज खड़े हुए हैं वो प्रत्याशी चुनाव लड़ने के बाद में मैदान से नदारद हो जाते हैं। लेकिन अगर बाकायदा आप रूपनारायण एक्का के बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे तो हम चुनाव के मैदान में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव ख़त्म होने के बाद में हमारी जो सामाजिक लड़ाई है वो निरंतर चलते रहती है। तो बाकी जितने भी जो प्रत्याशी हैं उन लोग क्या सोच के वैसा करता है उनके बारे में मुझे किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करना है। मेरा क्वेश्चन ये है सर, क्या संविधान सही में खतरे में है? संविधान सही में खतरे में है, क्योंकि निजीकरण के तहत प्रतिनिधित्व को ख़त्म किया जा रहा है और बहुत सारे आर्टिकल्स बदले जा रहे हैं। संविधान खतरे में है और ये ब्राह्मण लोगों को संविधान बदलने की बहुत पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का जो संविधान है मनुस्मृति, उसमें तमाम तरह के उनके हक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, तो वो उसको लागू करने में जिद्दोजहद लगे हुए हैं, है ना। और जो मूल निवासी हैं उनको संविधान में अधिकार मिले हुए हैं। और मूल निवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, ST OBC के लोगों को, आप बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ में आके आप अपना संविधान को बचाने का काम कीजिएगा, क्योंकि ना कांग्रेस आपका संविधान बचाएगा ना भाजपा बताएगी। ये दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और पिछले 74 सालों की इनके कार्यनीति को आप देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर बचाना है तो मैदान में सिर्फ एक पार्टी है और उस पार्टी का नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी, और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। और मेरा जो चुनाव चिन्ह है अलमारी है। और तमाम रायगढ़ के हमारे जितने भी जो वोटर्स हैं, रायगढ़ लोकसभा के तमाम हमारे वोटर्स हैं, मैं पुरजोर तरीके से अपील करूंगा कि आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित प्रत्याशी को वोट देकर विजय बनाएं और संविधान को और समाज को सुरक्षित बनाने में, रखने में आप अपनी भूमिका को निर्वाह करेंगे। तो मैं बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं करूंगा, और जैसा कि आपने कहा कि आप माननीय रूपनारायण एक्का जी हैं और रायगढ़ लोकसभा अनुसूचित जनजाति का जो सीट है उस सीट से आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, और आपका जो सिंबल है वो अलमारी का सिंबल है जी। और क्रम संख्या जो है वो 13 और 13 नंबर का बटन दबा करके माननीय रूपनारायण एक्का जी को आप बहुमतों से यानी जिता करके आप संसद भेजेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद करते हुए आज हम लोगों का जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैं आप समस्त वोटर्स लोगों को कहना चाहता हूँ, चाहे सांसद की लड़ाई हो या सड़कों की लड़ाई हो, हमारी संगठन निरंतर लड़ रही है और आने वाले समय पे निरंतर इसी तरह आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हुए देखेंगे। तो आप लोग अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का जो जान होता है प्रतिनिधित्व होता है। सही प्रतिनिधि को चुनने में अपना विवेक का इस्तेमाल करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।